बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन के ऊपर होगा और ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर का इंडिकेट का लेक्चर नंबर 1 होगा। इसके अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स और टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। इनको पढ़ाने से पहले कुछ चीजें आपको बताना लाजमी है कि चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो हमें पता होना चाहिए कि मूवमेंट की मीनिंग क्या है और लोकोमोशन की मीनिंग क्या है। मूवमेंट, हर वो जानदार जो एक जगह पर खड़ा होकर हरकत करे उसे मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट कौन कर सकता है? प्लांट करते हैं, बिल्कुल करते हैं प्लांट। एनिमल कर सकता है, जी हाँ, एनिमल भी एक जगह पर खड़ा होकर हरकत कर सकता है या बैठकर हरकत कर सकता है। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो एक ही जगह पर खड़ा होकर क्या कर रहा है, अपने बाजुओं की, अपने चेहरे की क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो वो मूवमेंट है। और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर हरकतें कर रहा है, जैसे टीचर होता है ना, स्टेज पर खड़ा होता है, कभी बोर्ड के इस कोने पर लिखता है, कभी बोर्ड के उस कोने पर लिख रहा होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो हरकत कर रहा होता है, तो उसको लोकोमोशन कहते हैं। तो मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों एनिमल कर सकते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो सिर्फ मूवमेंट करता है, लोकोमोशन नहीं करता। आप कहेंगे सर कैसे? भाई देखें, मैं आपको ना इसकी एक मिसाल देता हूँ। भाई प्लांट, ये देखते हैं, ये इधर मैं आपको ना प्लांट बना के दिखाता हूँ। भाई ये क्या था? प्लांट। चले भाई, 6 महीनों के बाद मैंने देखा कि ये जो प्लांट है वो क्या हो चुका है? बड़ा। पहले प्लांट इधर तक था, अब प्लांट इधर से किधर हो चुका है? ऊपर। तो ये इसने क्या की है? मूवमेंट। मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ। प्लांट जो मूवमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ये किसकी फॉर्म में करता है? ग्रोथ की फॉर्म में ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। और दूसरी, आप मुझे बताएं, फ्लावर जो होता है, आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम, आप पहले रात के टाइम देखेंगे तो फ्लावर क्या होता है? क्लोज होता है। जब छोटा होता है ना, तो वो क्या होता है? क्लोज होता है। जैसे ही सुबह होती है तो वो क्या हो जाता है? ओपन। तो ये भी क्या है? मूवमेंट है, और एक ही जगह पर मूवमेंट हो रही है ना। क्या पहले फ्लावर एक जगह था, अब दूसरी जगह आ चुका है? क्या पहले प्लांट इस जगह था, 6 महीने के बाद देखा तो वो बड़ा होकर किसी और जगह पर आ गया है? नहीं, एक ही जगह पर हरकत हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, चले ना, कुछ मैं आपको इसके अंदर टर्म्स बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। भाई देखें, नंबर 1 हमारे पास मूवमेंट मैं आपको बताऊंगा जो मस्क्यूलर मूवमेंट है, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मस्क्यूलर मूवमेंट। भाई ये किन की मदद से होती है? ये मसल्स की मदद से और बोन, दोनों मस्को स्केलेटल सिस्टम, मसल और बोन दोनों की मदद से ये क्या होती है? मूवमेंट होती है। मसल्स की वजह से भी और बोन की वजह से भी, ये मस्कुलर मूवमेंट। नंबर टू हम देखते हैं। भाई नंबर 2 हमारे पास जो मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर, वो कौन सी होती है? फ्लेजिलरी मूवमेंट। आप कहेंगे सर फ्लेजिलरी मूवमेंट कहाँ पे हो रही है? देखो बच्चे, स्पर्म जो होता है वो किसकी मदद से मूवमेंट करता है? अपने फ्लेजिला की मदद से मूवमेंट करता है ना। तो ये कौन सी मूवमेंट हो गई? फ्लेजिलरी मूवमेंट। और आपने एक बात याद रख लेनी है कि ये जो स्पर्म होता है, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। और आपने एक बात याद रखनी है कि ये वाहिद सेल है जो क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। और लार्जेस्ट सेल आपने याद रखना है कि न्यूरॉन है। लार्जेस्ट सेल क्या होता है? मेल के अंदर, मर्द के अंदर लार्जेस्ट सेल क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और फीमेल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होता है वो आपने याद रख लेना है कि ओवम होता है। लार्जेस्ट सेल फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवम होता है। अच्छा चले, तीसरी मूवमेंट, भाई डब्ल्यूबीसी करते हैं, अमेबॉइड मूवमेंट। अमेबॉइड मूवमेंट कौन करते हैं? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? अमेबॉइड मूवमेंट करते हैं। ये मैं ना आपको थोड़ा सा इधर समझाता हूँ। भाई देखो, फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये क्या है? ब्लड वेसल है। ठीक है। अब क्या हुआ कि बाहर क्या आ चुका है? बैक्टीरिया आ चुका है। ये क्या है? बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि इधर से जो ब्लड गुजर रहा है, तो इसके अंदर क्या मौजूद है? डब्ल्यूबीसी। वो क्या करता है? इस ब्लड वेसल से बाहर आता है ताकि इस बैक्टीरिया को क्या कर सके?
ईट कर सके, फेगोसाइटाइज कर सके इस मूवमेंट को। ये जो WBC इस ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा है, इस मूवमेंट को कहते हैं अमेबॉइड मूवमेंट। और इस प्रोसेस को बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डायापेडासिस। इसको क्या कहा जाता है? ये आपने जहन में रखना है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये जो बाहर निकलने का प्रोसेस इसने किया है, डायापेडासिस। ठीक है, ये आपने जहन में रखनी है कुछ चीजें। चलें आगे मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ाता हूँ। चलें तो इधर बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। इधर हम काफी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें। चलें, ये हमारा क्या है? मसल। और मसल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो आपने याद रख लेनी है कि ये हमारा अगर मसल है तो इस मसल के ऊपर ये क्या मौजूद है? मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम आपने याद रखना है कि इसे कहा जाता है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। अच्छा, ये तो हो गया पूरा मसल। मसल अंदर से किससे बना हुआ है? मसल बंडल से। किससे बना हुआ है? मसल बंडल, जिसे क्या कहा जाता है? फेसिकल्स। क्या कहा जाता है? फेसिकल्स। तो ये मसल है, मसल बंडल से बना हुआ है। इन मसल बंडल को क्या कहा जाता है? फेसिकल्स। और ये सारों को क्या कहा जाएगा? फेसिक्यूलाए। और इन फेसिकल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन मौजूद है। उस मेम्ब्रेन को आपने याद रखना है कि उस मेम्ब्रेन का जो नाम होता है उसे कहा जाता है एपीमाइसियम। क्या कहा जाता है? एपीमाइसियम। अच्छा, अब ये फेसिकल्स भी तो किसी चीज से बने हुए हैं ना। तो फेसिकल्स आपने याद रखना है कि ये जो फेसिकल्स हैं ये बने हुए हैं मसल फाइबर से या मसल के सेल से। ये जो फेसिकल्स हैं ये किससे बने हुए हैं? मसल फाइबर से या मसल के सेल से। तो इन फेसिकल्स को क्या कहेंगे? ये फेसिकल्स किससे बने हुए हैं? मसल फाइबर, या इन्हें क्या कहते हैं? मसल का सेल। मसल के सेल को ही मसल फाइबर कहा जाता है। और इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन मौजूद है। इसके ऊपर भी क्या मौजूद है? मेम्ब्रेन मौजूद है। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? याद रख लें, एंडोमाइसियम। क्या कहा जाता है? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। तो आपने याद रख लेना है कि मसल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे पेरीमाइसियम कहते हैं। मसल जिनसे बना हुआ है, फेसिकल्स बंडल से, वो उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे एपीमाइसियम कहा जाता है। और फेसिकल्स मसल फाइबर, मसल सेल से बने हुए हैं, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है एंडोमाइसियम। अब ये मसल फाइबर या मसल सेल ये भी बना हुआ है मायोफिब्रिल से। ये किससे बना हुआ है? मायोफिब्रिल से। ये किससे बना हुआ है? आपने याद रखना है कि ये बना हुआ है मायोफिब्रिल से। इसे हम क्या कहेंगे? मायोफिब्रिल। ठीक है, मायोफिब्रिल। अब ये जो मायोफिब्रिल है ये किससे बने हुए हैं? ये भी आपने जहन में रखना है कि ये मायोफिब्रिल जो होते हैं ये बने होते हैं बारीक बारीक फिलामेंट से, जिसे कहा जाता है सार्कोमेयर। जिसे क्या कहा जाता है? सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। सार्कोमेयर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है मसल का। जैसे नेफ्रॉन जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। ऐसे ही सार्कोमेयर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मसल का। आपने याद रख लेना है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सबसे पहले याद रख लें कि मैं इधर ना कुछ चीजें आपको समझा दूं कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, वो तो हमारा अगला टॉपिक, लेकिन मैं इधर कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। कि सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है। सार्कोमेयर मिलकर
क्या बनाता है, मायोफिब्रिल बनाता है। सार्कोमेयर मिलकर मायोफिब्रिल अगर बना रहा है तो अगर सारे सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मायोफिब्रिल मिलकर क्या बनाते हैं, मसल फाइबर या मसल के सेल, तो मसल का सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर मसल के सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो मसल के सेल मिलकर क्या बनाते हैं, फेसिकल्स, तो फेसिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और फेसिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, पूरे का पूरा मसल बनाते हैं, तो मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हायरार्की आपको याद होनी चाहिए। और ये कैसे होगा कॉन्ट्रैक्शन, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसी लेक्चर में। अच्छा चले, स्केलेटल मसल क्यों कहा जाता है, याद रख लें, स्केलेटल मसल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये किन से अटैच होते हैं, स्केलेटन से, ढांचे से, हड्डी से ये मसल अटैच होते हैं। और ये वॉलेंट्री होते हैं, हमारे बस में होते हैं। जैसे आर्म के मसल और लेग्स के मसल हमारे बस में, मैं अपनी आर्म्स को हिला सकता हूँ, टांगों को हिला सकता हूँ, तो ये मेरे बस में, मैं अपने हाथ को ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, तो ये वॉलेंट्री मसल है ना। और ये स्केलेटल मसल, स्केलेटन हड्डी से जुड़े हुए हैं। मैं इधर ना हड्डी बना के खा देता हूँ आपको। इधर क्या बनाते हैं हम, बोन बनाते हैं, तो बोन को हम ब्लैक कलर से बनाएंगे इधर, ठीक है। चले, ये क्या है, ये बोन है। और बोन के साथ ये जो ये पूरे का पूरा मसल है, ये मसल कैसे अटैच होता है बोन के साथ, आपने याद रख लेना है कि ये बोन है और ये मसल है। अगर तो ये बोन को मसल के साथ जो जोड़ने वाली चीज है, इसे बोलते हैं टेंडोन। तो मसल को बोन के साथ जोड़ने वाला होता है टेंडोन। और अगर अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये अगर बोन है, ये बोन है, बोन को बोन के साथ कौन जोड़ता है, तो आपने याद रखना है, उसे आपने आंसर देना है कि वो होता है लिगामेंट। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को देखा। इसके बाद में आपको ये जो हमने मसल फाइबर पढ़ा है ना, इस मसल फाइबर को मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ाता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह कि ये कैसा जाहिर होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, ये मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ और इसको अच्छी तरह आपने समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, ठीक है। हमने मसल तो देख लिया, मसल फाइबर, यहाँ से हम कहेंगे मसल सेल, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बाद मायोफिब्रिल का, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल, फिर सार्कोमियर का देखेंगे। हमारे मसले काफी हल हो जाएंगे अगले लेक्चर में, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर मैं क्या बनाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ इसका, ठीक है। चले, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चले, ठीक है। चले, इसको हम कंप्लीट बनाएंगे और सीखेंगे। चले, ऐसा बनाए ताकि हमें समझ आ सके ना, ठीक है। ये बड़ा क्यों बना रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको, ताकि हम समझ तो सके ना इसको। ये हमारे पास क्या है, मसल फाइबर है, ठीक है। चलो मैं कुछ चीजें आपको ना इसके अंदर बताऊंगा। भाई ये मसल सेल है ना, या मसल फाइबर है किसका, स्केलेटल मसल का, तो इसके अंदर सारे टर्म सेल वाले यूज होंगे। भाई अगर ये सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होंगे। भाई देखो, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो आपने याद रखना है कि वो किधर होते हैं, पेरीफेरी, किनारों के ऊपर, ये इसके क्या है, न्यूक्लियस है। तो आपने क्या आपको नजर आया, आप पहले तो बताएं कि इसकी शेप कैसी है। भाई आप मुझे बता सकते हैं ना कि इसकी शेप कैसी है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, इसकी शेप जो हमें नजर आ रही है वो सिलेंड्रिकल नजर आ रही है। शेप कैसी नजर आ रही है, सिलेंड्रिकल। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। आप कहेंगे सर ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। चलें, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस है या एक से ज्यादा न्यूक्लियस है।
तो आप कहेंगे सर इसके अंदर तो न्यूक्लियस तो ज्यादा लग रहे हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है इसके अंदर, तो इसको मैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कह सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं आप, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड को टर्म जो यूज की गई है वो आपने बॉटनी के अंदर भी पढ़ी होगी, उसे बोलते हैं सिंसिटियम। ठीक है, चले। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके जो न्यूक्लियस हैं वो सेंटर में है या पेरिफेरी में है, तो आप बताएंगे सर इसके जो न्यूक्लियस है इन पेरिफेरी है, किनारों के ऊपर मौजूद है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसके अंदर और चीजें बनाऊं तो वो आपको समझ आनी चाहिए। देखें, इसके अंदर अच्छा इसकी सेल की जैसे मेम्ब्रेन होती है, इसकी भी मेम्ब्रेन है। इसकी मेम्ब्रेन को याद रखने कहते हैं सार्कोलीमा। क्या कहते हैं इसकी मेम्ब्रेन को? आपने याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये मसल फाइबर है ना, तो इसके ऊपर भी क्या थी? मेम्ब्रेन थी, जिसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। ये ऊपर नहीं बना रहा क्योंकि ऊपर मैंने कुछ चीजें बनानी है, तो ये इसकी क्या है? एंडोमाइसियम है। ठीक है, चले। अच्छा, अब इसके अंदर आप मुझे बताएं, सेल है तो न्यूक्लियस है, तो साथ में इसके पास साइटोप्लाज्म भी तो होगा ना भाई। इसके अंदर क्या मौजूद होगा? ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो इसके साइटोप्लाज्म को याद रखने, इसके साइटोप्लाज्म को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाता है इसके साइटोप्लाज्म को? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ये आपने बात जहन में रखनी है। तो इसे क्या कहा जाता है? सार्को। अच्छा, अगर साइटोप्लाज्म है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो होगा ना इसके अंदर भाई। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल होगा, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखने के लिए मैं इसके अंदर बना देता हूँ एटीपी। क्या लिख देता हूँ? एटीपी। तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? आपने याद रखना है कि सार्कोजोम। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम। मैं माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ नाम आपको बता देता हूँ, वो आप लिख लेना क्योंकि इधर मैं नहीं लिख रहा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, और इसे ही कहते हैं पॉलीमार्फिक, इसे ही कहते हैं कॉन्ड्रियोजोम, इसे ही कहते हैं सार्कोजोम, इसे ही कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, इसे ही कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल, इसे ही कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे ही कहते हैं ऑलवेज इन मोशन, यूनिवर्सली प्रेजेंट। ये सारे नाम किसके हैं? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के नाम होते हैं। ठीक है, ये कुछ याद रख लेना, आप लिख लेना। अच्छा, अब ये मसल फाइबर के अंदर में कुछ इधर ना एक चीज बनाने वाला हूं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था ना हमारे सेल में, तो इसके अंदर मौजूद होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सवाल पैदा होता है कि हर वर्ड में सार्कोप्लाज्म क्यों यूज हो रहा है? सार्को वर्ड क्यों यूज हो रहा है? बच्चे देखें, मसल फाइबर या मसल सेल जो है वो मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल किससे बना है? सार्कोमेयर, सार्कोमेयर से ही सारी चीजें बनी हुई है ना। ठीक है, इसी वजह से सार्कोमेयर की वजह से इधर सार्को वर्ड क्या होता है? यूज होता है। अच्छा, अब सवाल है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या मौजूद है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भरा भरा हुआ है कैल्शियम। कैल्शियम आयंस इसके अंदर क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। अच्छा, ये कैल्शियम आयन जो है ये मसल की कॉन्ट्रेक्शन में काम आता है। मसल की कॉन्ट्रेक्शन के अंदर कैल्शियम काम आता है। कैल्शियम के बहुत ज्यादा काम है, मैं आपको बताता हूँ भाई। कैल्शियम जो है नंबर 1 हमने इधर पढ़ा, मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर काम आ रहा है। ठीक है, चले। कैल्शियम आप मुझे बताएं, बोन को स्ट्रॉन्ग करने में काम आता है? ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं भाई। बोन को स्ट्रॉन्ग करने में काम आता है, मसल की कॉन्ट्रेक्शन के अंदर काम आता है। तो आप कहेंगे सर कैल्शियम के तो बहुत ज्यादा काम है, क्या कैल्शियम नुकसानदेह हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर कैल्शियम हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या कर देता है? किडनी स्टोन भी तो करता है ना ये। किडनी स्टोन भी तो कैल्शियम ही करता है। अच्छा, चले, तो ये बात आपने याद रख ली। अब इसे क्या कहते हैं? ये जो बनी हुई है ये, इसे बोलते हैं टी टिब्यूल। इसे क्या कहते हैं? टी टिब्यूल। इसका काम क्या है? ये ना मैसेज को लेकर आएगी नीचे। टी टी स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स टिब्यूल। क्या? ट्रांसवर्स टिब्यूल। चले। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या होता है कि मैं इधर बनाता हूँ। हाँ, ठीक है। ये हमारी कौन सी न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन क्या करती है, मैसेज लेकर आती है किसके ऊपर, मसल्स के ऊपर। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में भाई, नर्व इंपल्स वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। मोटर न्यूरॉन किधर लेकर आती है, मसल्स के पास क्या करती है, मैसेज लेकर आती है। अब ये मोटर न्यूरॉन का, इसे क्या कहते थे हम भाई, एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग कहते थे हम इसे, एक्सॉन टर्मिनल, या इसे क्या कहा जाता है, एक्सॉन एंडिंग। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है क्या, इसे क्या कहते थे, साइनेप्टिक वेसिकल कहते थे, साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, ये साइनेप्टिक वेसिकल कहते थे। और इनके अंदर ये क्या मौजूद है, ये आप मुझे बताएं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं भाई, ये मुझे आप बताएं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं या नहीं है। इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते थे। अच्छा, ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं बताएं, ये हैं ACH। ACH स्टैंड फॉर एसिटाइलकोलिन, इधर मैं लिख देता हूं एसिटाइलकोलिन। ठीक है, चलें अब क्या होगा, और ये क्या है, हमारी मसल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, और सेल की मेम्ब्रेन है। अच्छा, इस जगह को जहां पर मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है, मींस के सार्कोलीमा होती है, इनके दरमियान वाली जगह को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। जहां पे मोटर न्यूरॉन और मसल सेल की मेम्ब्रेन सार्कोलीमा मिलते हैं, इस जगह को क्या कहा जाता है, इस जगह को कहा जाता है, इधर मैं ऐसे करके लिख के बता दूं आपको कि इसे कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, या इसे कहा जाता है मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब होगा क्या, मोटर न्यूरॉन एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग पर मैसेज तो लेकर आई है, इधर एक्शन पोटेंशियल तो आ गई है, बाहर से क्या हो जाएगी ये नेगेटिव, अंदर से क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये किसी को समझ नहीं आ रहा मैं जो बातें कर रहा हूं, तो आपने नर्व इंपल्स वाला लेक्चर देखना है। इससे क्या होगा, कैल्शियम का इफ्लक्स होगा, कैल्शियम अंदर जाएगा, कैल्शियम अंदर जाकर इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनको बाहर रिलीज करवा देगा मोटर एंड प्लेट पर या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। अब क्या होगा कि सार्कोलीमा, ये क्या है, सार्कोलीमा है ना, ये मैंने लिखा है ना सार्कोलीमा, ये सार्कोलीमा के ऊपर क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर किसके लिए, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं, एसिटाइल कोलिन। तो ये एसिटाइल कोलिन के लिए इधर रिसेप्टर मौजूद है, ACH रिसेप्टर, इधर क्या मौजूद है, एसिटाइल कोलाइन के लिए रिसेप्टर मौजूद है। ये क्या होंगे, एसिटाइल कोलिन, ये इनके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैच होंगे, मींस के इसको मैसेज मिल गया है जो मोटर न्यूरॉन लेकर आई है। अब क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ये मैसेज को किसके जरिए, टी टिब्यूल के जरिए, ट्रांसफर टिब्यूल के जरिए इस मैसेज को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इस मैसेज को क्या करेंगे, ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ टी टिब्यूल। तो टी टिब्यूल क्या करती है, मैसेज को ट्रांसफर करती है। अब ये मैसेज को ट्रांसफर तो करेगी, लेकिन ये मैसेज किधर भेजा जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजा जाएगा। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब मैसेज आ जाएगा, तब क्या होगा, तब बहुत ही खास स्टेप होने वाला है जो आपने आगे आने वाले लेक्चर में याद रखना है। इसमें क्या होगा, ये जो आपका कैल्शियम है, ये क्या होगा, आउट होगा, कैल्शियम का इफ्लक्स होगा। क्या होगा, कैल्शियम का इफ्लक्स होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है कि कैल्शियम का क्या हो जाएगा, इफ्लक्स होगा, ऐसे होगा। अच्छा, इधर ये तो ये चीजें काफी समझ में आ गई है आपको, ये इधर सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इधर ये हमारे पास मसल सेल था ना, या मसल फाइबर, तो ये किससे बना हुआ था, मायोफिब्रिल से बना हुआ। मैं आपको ना इधर थोड़े मायोफिब्रिल बना के दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर क्या मौजूद है, मायोफिब्रिल, ऐसे करके क्या मौजूद है, मायोफिब्रिल इसके अंदर क्या है, मौजूद है। ठीक है,
ये सारे के सारे इसके अंदर क्या मौजूद हैं, ये हम इन्हें क्या कहेंगे, मायोफिब्रिल कहेंगे। नीचे हम फर्दर इस मसल फाइबर जो मायोफिब्रिल से बना हुआ है, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। तो देखिए बच्चे, मैं आपको ना इधर ये हमने देखा था कि मसल का सेल था, मसल के सेल के अंदर ये ऐसे करके क्या मौजूद थे, क्या मौजूद थे, हमने देखे कि मायोफिब्रिल मौजूद थे। क्या मौजूद थे, मायोफिब्रिल। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है मायोफिब्रिल का। इसके अंदर ना कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो आपने समझनी है, वो आपने क्या करनी है, समझनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या मौजूद है, मायोफिब्रिल है, सही है। बहुत इजी टॉपिक है, कोई इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या मौजूद है, मायोफिब्रिल का क्या है, स्ट्रक्चर है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ठीक है। चले, तो अच्छा, ये इसके अंदर ना हमने जब देखा तो हमें इसका स्ट्रक्चर कैसा लगा, देखें, ये हमें स्ट्रक्चर किसका लग रहा है, मायोफिब्रिल का, सही है। अब हमने क्या किया है, इस मायोफिब्रिल के अंदर देखा तो ये मायोफिब्रिल जो बना हुआ है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलकर बना हुआ था मायोफिब्रिल, और इन्हें हमने क्या नाम दिया, सार्कोमेयर का। तो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे सार्कोमेयर का, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर, जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है मसल का। सार्कोमेयर के अंदर जब हमने देखा तो सार्कोमेयर हमें कैसा नजर आया, मैं इधर सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर बनाऊं ताकि हमें बिल्कुल इजीली समझ आए, ठीक है। तो सार्कोमेयर का हम क्या करते हैं, इधर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, और सार्कोमेयर के अंदर काफी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अभी। चले इधर से बनाते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर बन रहा है, सही है? क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज्यादा सवाल आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं कि सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या मौजूद है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो मैं आपको बनाकर फिर समझाता हूँ कि असल में ये है क्या, ठीक है। चलें, ओके। आप कहेंगे सर इसके अंदर एक बारीक फिलामेंट नजर आ रहा है और एक मोटा फिलामेंट नजर आ रहा है, ऐसे कहेंगे आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके अंदर एक कौन सा फिलामेंट है, बारीक फिलामेंट नजर आ रहा है, और एक कौन सा फिलामेंट नजर आ रहा है, मोटा फिलामेंट नजर आ रहा है। ये जो बारीक फिलामेंट होता है इसे कहा जाता है थिन फिलामेंट, और जो मोटा फिलामेंट है उसे कहा जाता है थिक फिलामेंट, ठीक है। तो सार्कोमेयर के अंदर आपने देखे कितने टाइप्स के फिलामेंट हैं, टू टाइप्स के, टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट। मैं इधर नहीं लिख रहा क्योंकि इधर मैंने कुछ चीजें और लिखनी है। एक कौन सा टाइप है, एक थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, और दूसरा कौन सा फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, चले। अच्छा, ठीक है, इधर भी कुछ हम क्या करते हैं, ये फिलामेंट बना देते हैं, ये थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट, और इधर भी बना देते हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर काफी चीजें आपको बतानी है। ये थिन फिलामेंट, और
दूसरा कौन सा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट। ये क्या है हमारे पास? थिक फिलामेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? थिक फिलामेंट, ठीक है। चले, इसके अंदर हमने काफी चीजें सीखनी है। चले, आप मुझे पहले ये बताएं कि एक थिक फिलामेंट को कितने थिन फिलामेंट ने घेरा हुआ है? एक, इस थिक फिलामेंट को 1 2 3 4 5 6। तो एक थिक फिलामेंट जो है, एक थिक फिलामेंट कितने थिन फिलामेंट ने घेरा हुआ है? 6 थिन फिलामेंट। एक थिक फिलामेंट जो घेरा हुआ है, एक थिक फिलामेंट कवर्ड बाय, चले कवर्ड बाय लिख देते हैं ना, समझ जाना आप। कितने फिलामेंट? 6 थिन फिलामेंट। ये सवाल एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आ सकता है। और एक थिन फिलामेंट, एक थिन फिलामेंट, इस थिन फिलामेंट को देखते हैं कि कितने थिक फिलामेंट ने घेरा हुआ। ये थिन फिलामेंट है, एक थिक फिलामेंट, ठीक है। और इसके पास दूसरा थिक फिलामेंट और तीसरा थिक फिलामेंट। भाई ये एक थिन फिलामेंट है, इसको एक इस थिक फिलामेंट, इस थिक फिलामेंट और इस थिक फिलामेंट ने घेरा हुआ है। कोई भी आप देख लें फिलामेंट को कितने, इसको देख लें, ये थिन फिलामेंट है, इसको एक ये वाला थिन फिलामेंट, एक ये, एक ये। तो एक जो थिन फिलामेंट होता है, एक थिन फिलामेंट जो होता है, उसको कितने थिक फिलामेंट ने घेरा होता है? 1 थिन फिलामेंट। एक थिन फिलामेंट जो कवर्ड बाय होता है या घेरा होता है कितने थिक फिलामेंट से? बाय 3 थिक फिलामेंट, 3 थिक फिलामेंट, ठीक है। आपने ये बात जहन के अंदर रखनी है। अच्छा चले, तो ये हमारा सार्कोमेयर हो गया। अब सार्कोमेयर को ना हम डिवाइड करेंगे काफी चीजों के अंदर। देखें, सार्कोमेयर के अंदर ना हमारे पास ये वाला जो होता है, ये जो मैंने बनाया, इसे कहते हैं ए बैंड। इसे क्या कहा जाता है? ए बैंड। आप मुझे बताएं, ए बैंड के अंदर, ए बैंड के अंदर आप मुझे बताएं कौन कौन से फिलामेंट आ रहे हैं? ये ए बैंड आ रहा है, बिल्कुल। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये ए बैंड है। ए बैंड के अंदर आप आंसर देंगे कि ए बैंड के अंदर एक तो थिन फिलामेंट आ रहा है और दूसरा कौन सा फिलामेंट आ रहा है? थिक फिलामेंट। मींस के इसके अंदर दोनों फिलामेंट आ रहे हैं, थिन फिलामेंट भी आ रहा है और थिक फिलामेंट भी आ रहा है। थिन फिलामेंट और दूसरा कौन सा है इसके अंदर? थिक फिलामेंट। मींस के दोनों फिलामेंट आ रहे हैं। इन दोनों फिलामेंट आने की वजह से ये ए बैंड कहलाता है, या इसे कहते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड, या इसे कहा जाता है डार्क बैंड। क्या कहा जाता है? डार्क बैंड, क्योंकि इसमें से रोशनी की रास नहीं होती। डार्क बैंड, ये डार्क नजर आता है, ठीक है। मैं इधर ही बताऊंगा कि स्केलेटल मसल को स्ट्राइएशंस या स्ट्राइएटेड क्यों कहते थे, लाइट और डार्क जोन की वजह से, समझाता हूं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये ए बैंड के अंदर ये वाला जो जोन नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है एच जोन। इसे क्या कहा जाता है? एच जोन। आप मुझे बताएंगे कि एच जोन के अंदर, आप मुझे बताएं कि कितने फिलामेंट आ रहे हैं? आप कहेंगे कि सर एच जोन के अंदर तो सिर्फ एक फिलामेंट आ रहा है। कौन सा फिलामेंट आ रहा है? एच जोन के अंदर कितने फिलामेंट आ रहे हैं? एच जोन के अंदर सिर्फ एक फिलामेंट आ रहा है, जो कौन सा है? थिक फिलामेंट है। जो कौन सा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट। और इसे कहते हैं लाइट बैंड। ये लाइट होता है, इतना ज्यादा लाइट नहीं होता, लेकिन लाइट होता है, लाइट बैंड। क्यों लाइट बैंड है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक फिलामेंट है। आप मुझे बताएं, लाइट बैंड भी नजर आ गया, डार्क बैंड भी नजर आ गया, स्ट्राइएशंस बन रही है। चलें ठीक है। इसके बाद इधर, इधर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ एक और। भाई इधर ये जो है ना, ये मैं आपको ये वाली, ये इधर से जिधर तक थिन फिलामेंट है, जिधर तक सिर्फ कौन सा फिलामेंट है? थिन फिलामेंट। आप मुझे बताएंगे कि थिन फिलामेंट कहाँ तक है? ये क्या है? इधर से इधर तक क्या मौजूद है? थिन फिलामेंट। इधर से इधर तक क्या मौजूद है? थिन फिलामेंट। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है। जहां तक थिन फिलामेंट मौजूद है उसे कहा जाता है आई बैंड। उसे क्या कहा जाता है? आई बैंड। थिन फिलामेंट जहां पर मौजूद है उसे क्या कहा जाएगा? आई बैंड कहा जाएगा। और आई बैंड या उसे कहा जाता है आइसोट्रोपिक बैंड।
आइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड, और आई बैंड भी क्या होता है, ये भी लाइट जोन में आता है, ये लाइट बैंड होता है। आपने एक बात याद रखनी है भाई, देखो सिर्फ डार्क जोन कौन सा आया, डार्क वो आया जहां पर ए बैंड था, और ए बैंड में थिन फिलामेंट भी था और थिक फिलामेंट भी, जहां पर दोनों फिलामेंट आ जाएंगे वो डार्क हो जाएगा। एच जोन में एक फिलामेंट कौन सा, थिक फिलामेंट, ये लाइट बन गया। थिन फिलामेंट में कौन सा था, आई बैंड में कौन सा आया, थिन फिलामेंट, एक ही फिलामेंट आया तो ये भी लाइट बन गया। तो लाइट थिन फिलामेंट हो थिक फिलामेंट हो लेकिन एक एक हो, अगर थिन फिलामेंट है तो आई बैंड, थिक फिलामेंट है तो कौन सा हमारा लाइट बैंड, एच जोन है, ठीक है। और ए बैंड में थिक और थिन फिलामेंट दोनों आ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, डार्क, और वो दोनों दूसरे क्या होते हैं, लाइट होते हैं। आई बैंड ज्यादा लाइट होता है एच जोन के मुकाबले में, ठीक है। और इसके बिल्कुल मिडल के अंदर, इसके बिल्कुल मिडल के अंदर ना एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं एम लाइन, क्या कहते हैं उसे हम, एम लाइन। वो आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है, बीच में क्या होती है, एम लाइन, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि ये थिक फिलामेंट ऐसे ही नहीं हवा के अंदर नहीं है, थिक फिलामेंट को भी एक जोड़ने वाले प्रोटीन ने इसे इधर जोड़ कर रखा हुआ है, ठीक है। थिक फिलामेंट को क्या किया हुआ है, एक प्रोटीन ने इधर जोड़े रखा हुआ है, ये हवा में नहीं तैर रहा। और उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम आपने याद रखना है, उस प्रोटीन को कहते हैं टिटिन। क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है टिटिन, आपने याद रखना है, उसे क्या कहा जाता है, TITIN, टिटिन कहा जाता है। चले, अब मैं ना आपको इधर बताता हूं कि ये जो आई बैंड है, आई बैंड को बाइफरकेट या सेपरेट किसने किया हुआ है, भाई ये आई बैंड है ना पूरा, आई बैंड को सेपरेट किया हुआ है इस लाइन ने। आप मुझे बताएं, आई बैंड को सेपरेट करने वाली लाइन जो है वो ये वाली है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। अच्छा, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है जेड लाइन, इसे क्या कहा जाता है, जेड लाइन, इसे क्या कहा जाता है, जेड लाइन कहा जाता है। और आपने एक बात याद और रखनी है कि ये दो जेड लाइन के दरमियान क्या मौजूद है, सार्कोमेयर है ना भाई, दो जेड लाइन के दरमियान क्या मौजूद है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। इसी के अंदर से आपसे सवाल होंगे, तो दो जेड लाइन के दरमियान सार्कोमेयर है, इससे इस तरफ अगला सार्कोमेयर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं आपसे अब इधर पूछ लूं कि एक सार्कोमेयर का मुझे फार्मूला बता दें कि एक सार्कोमेयर कौन कौन सी चीजों से बनता है, तो आप मुझे सार्कोमेयर का फार्मूला बताएं। इधर मैं बना देता हूं कि सार्कोमेयर के बारे में मुझे आप बताएं कि सार्कोमेयर को मैं कैसे बता सकता हूं कि सार्कोमेयर इन इन चीजों से बना हुआ है। आप मुझे बताएं, जेड लाइन के इस तरफ आई बैंड का कितना हिस्सा है, आधा आई बैंड का हिस्सा है, तो 1/2 आई बैंड कह सकता हूं। और इधर ये ए बैंड का पूरा हिस्सा है, ठीक है, और इधर 1/2 आई बैंड का हिस्सा है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक सार्कोमेयर जो होता है वो 1/2 आई बैंड एक तरफ से, और ए बैंड पूरे का पूरा बीच में, और 1/2 आई बैंड एक तरफ से, तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाता है, सार्कोमेयर का। सार्कोमेयर इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। और एक बात और याद रखनी है कि ये सार्कोमेयर ही है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सार्कोमेयर ही है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इधर मैं कुछ आपको चीजें बता दूं, थिन फिलामेंट, भाई थिन फिलामेंट जो होता है तीन तरह के फिलामेंट से बना होता है, इसके अंदर फर्दर तीन होते हैं, दो एक्टिन की चेनें होती हैं जो सबसे ज्यादा फिलामेंट होता है, एक्टिन की चेनें, दो एक्टिन की चेनें होती हैं, और एक टेप लाइक होता है जिसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। अच्छा, और तीन सब यूनिट्स होते हैं, तीन सब यूनिट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रोपोनिन सी, टीपीसी, ट्रोपोनिन इनहिबिटर, टीपीआई, और एक होता है ट्रोपोनिन मायोसिन बाइंडिंग साइट, टीपीएम, वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। थिक फिलामेंट जो होता है वो किससे बना होता है, मीरोमायोसिन से। और मीरोमायोसिन के कितने यूनिट होते हैं, 300 to 400 यूनिट मिलकर मायोसिन का एक फिलामेंट बनाते हैं। और मायोसिन का ये जो फिलामेंट होता है इसके अंदर हेवी और लाइट मीरोमायोसिन होते हैं, जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर मैं बिल्कुल आपको इसका स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर समझाऊंगा। इधर ना थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ना ये थिक और थिन फिलामेंट में सार्कोमेयर के अंदर ये कॉन्ट्रेक्शन होगी कैसे। भाई मैंने आपको बताया कि ये क्या है,
सार्कोमेयर है। ठीक, ये क्या है? सार्कोमेयर। ठीक है, सार्कोमेयर में ये कौन से फिलामेंट है? ये थिन फिलामेंट है, आपने बताया। ठीक है, ओके हो गया। और ये कौन से हैं? थिक फिलामेंट। अब होता क्या है कि फिलामेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये बात याद रख लेनी है। फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये सार्कोमेयर एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? ओवरलेप होंगे। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट की तरफ आएगा, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट की तरफ आएगा दोनों साइड से। जब दोनों साइड से थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट की तरफ आएंगे तो आप मुझे बताएं कि सार्कोमेयर की जो लेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, वो छोटा हो जाएगा। अगर सार्कोमेयर एक छोटा, सारे सार्कोमेयर छोटे। सार्कोमेयर मिलकर क्या बनाते थे? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल छोटा हो जाएगा। मायोफिब्रिल सारे छोटे तो मसल का सेल छोटा हो जाएगा, क्योंकि मायोफिब्रिल मिलकर मसल का सेल बनाते हैं। मसल का सेल छोटा हो गया तो सारे सेल छोटे हो जाएंगे, फेसिक्यूलाई छोटा हो जाएगा, मसल का बंडल। अगर फेसिक्यूलाई छोटा, सारे के सारे फेसिक्यूलाई छोटे, तो मसल पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये किधर से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस? सार्कोमेयर से। और ये कैसे होता है शॉर्ट, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? सार्कोमेयर का हमने क्या पढ़ लिया? इधर स्ट्रक्चर पढ़ लिया। इधर ना कुछ चीजें आपको एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से मैंने समझानी है, वो आप जहन में रखिएगा। ठीक है, देखें, सार्कोमेयर जब देखें, जब कॉन्ट्रेक्शन होगी ना, सार्कोमेयर जब शॉर्ट होगा तो मीन्स के, हाँ, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सार्कोमेयर, इसके अंदर ना मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सार्कोमेयर में, इसमें क्या होगा? आई बैंड जो होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आई बैंड क्या होगा? शॉर्ट होगा। ठीक है, अच्छा, आई बैंड शॉर्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आई बैंड क्या होगा? शॉर्ट होगा। मैं समझाता हूँ कैसे। अच्छा, हमारे पास एच जोन जो होगा, जो नजर आ रहा था, अब वो एच जोन नजर नहीं आएगा। एच जोन भी क्या होगा? तकरीबन शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जेड लाइन क्या होगी? क्लोज होगी। जेड लाइन क्लोज होगी। इसके बाद आखिरी याद रख लेना है कि ए बैंड के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। नो चेंजिंग इन ए बैंड, ना वो शॉर्ट होगा ना वो लॉन्ग होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपने याद रख लेनी है। भाई देखो, हमारे पास ये क्या था? सार्कोमेयर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या मौजूद है? सार्कोमेयर। ये इसका क्या है? थिन फिलामेंट। ठीक है, चले। और ये कौन से हैं? इसके थिक फिलामेंट है। देखो, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप मुझे बताएं कि ये सार्कोमेयर इतना ही रहेगा या छोटा हो जाएगा? जैसे ही ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कुछ इसकी हालत ये हो जाएगी। ठीक है, चले। आप मुझे बताएं, जेड लाइन जो थी, ये वाली जेड लाइन पहले ये थी, अब जेड लाइन क्या हो गई? ये तो जेड लाइन क्लोज हो गई। आप मुझे बताएं, पहले आई बैंड ये था, ये था, अब आई बैंड ये है। अच्छा, आप मुझे बताएं, पहले एच जोन ये था, अब एच जोन ये है, शॉर्ट हो गया। मींस के ये ना नजदीक हो जाएंगे ना, ये इसके ऊपर ओवरलेप हो जाएंगे। ये एच जोन क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। एच जोन क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ये बात आपने एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से आपने क्या कर लेनी है? जहन के अंदर रख लेनी है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ, नहीं, मैकेनिज्म से पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम डिटेल के अंदर देखते हैं अभी। टाइप्स ऑफ, चले इधर ही लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, तो हमारे पास ना मसल्स के टाइप होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक होते हैं वॉलेंट्री मसल, जिसके बारे में मैंने आपको तकरीबन तकरीबन बता दिया है। वॉलेंट्री मसल। दूसरे हमारे पास हैं इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, और आखिरी हमारे पास कौन से हैं? कार्डियक मसल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे?
ठीक है। अच्छा, वॉलेंटरी मसल हमारे कौन से हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलेंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंटरी मसल कौन से, मिसाल के तौर पे जो मैंने ऊपर सारे का सारा आपको पढ़ाया, स्केलेटल मसल। अच्छा, स्केलेटल मसल। और ये इनवॉलेंटरी मसल कौन से, हमारे विजुअल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन के जो भी मसल हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं, हमारे बस में नहीं होते, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि यूरिनरी सिस्टम। क्या वो हमारे बस में है? क्या अगर मैं खाने के नवाले को एक मरतबा निगल लेता हूँ, क्या मैं डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक को कहूंगा कि वापस आ जाए? क्या मैं स्टमक को कहूंगा कि इसको इंटेस्टाइन के फलां पार्ट में भेज दे? अच्छा चलें। और दूसरा, ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या मैं ब्लड वेसल्स को कह सकता हूँ कि ये बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए? विजुअल ऑर्गन ही है ना ये भी। क्या मैं किडनी को कह सकता हूँ कि आज आपने इतना फिल्टर करना है वाटर, आज इतना करना है, आज इतना नहीं करना? तो नहीं कह सकता ना, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। विजुअल ऑर्गन मीन्स इंटरनल ऑर्गन जो भी हैं वो इनवॉलेंटरी मसल से बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, और उन मसल्स को क्या कहते हैं? उन मसल्स को याद रख लें, उन मसल्स को कहा जाता है स्मूथ मसल। क्या कहा जाता है? स्मूथ मसल। ठीक है। और कार्डियक मसल, ये किसके मसल होते हैं? हार्ट के मसल। ठीक है। हार्ट के जो वाल होती है ना, उसके जो मसल्स होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? कार्डियक मसल कहलाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही वॉलेंटरी मसल पढ़ा दिए डिटेल के अंदर के ये कैसे होते हैं। भाई सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस पेरिफेरी में होता है, सिंसिटियम से कहा जाता है या सियोनोसाइटिक कहा जाता है इन्हें। ठीक है। और ये क्या होते हैं, मीन्स के कॉन्ट्रेक्शन होती है इनके अंदर। ठीक है। और इनके अंदर ये क्या होता है कि मीन्स के ट्रोपोनिन फिलामेंट होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं। ठीक है। स्ट्राइएशन लाइट और डार्क जोन बनते हैं। और कार्डियक मसल, याद रख लें, कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड होते हैं। चले मैं इधर बताऊं एक चीज, कुछ चीजें मैंने इधर बतानी है आपको। ठीक है। इधर में, और एक, अच्छा, इधर ना कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं इधर। भाई ये हमारे इनवॉलेंटरी मसल जो स्मूथ मसल है ना, ये हमारे पास नॉन स्ट्राइएटेड होता है, इसके अंदर कोई स्ट्राइएशन नहीं बनती। जबकि स्केलेटल मसल भी स्ट्राइएटेड होते हैं, और कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड होते हैं। देखें, ये जो कार्डियक मसल होते हैं ना, ये स्मूथ मसल की तरह, स्मूथ मसल की तरह, एक तो ये क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं, इनवॉलेंटरी। और दूसरा, स्केलेटल मसल की तरह। ठीक है। स्केलेटल मसल की तरह ये क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं। ये बात आपने याद रख लेनी है। ठीक है। अच्छा, और इसकी एक खासियत आपने याद रख लेनी है कि ये जो होता है ना कार्डियक मसल, ये तो स्केलेटल मसल तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पहले ही बता दिया। ये कार्डियक मसल जो होता है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड भी होता है। आपने जहन में रखनी है बात, यूनी न्यूक्लिएटेड के साथ साथ बाई न्यूक्लिएटेड भी होता है। और आपने याद रखना है कि ये जो हमारा स्मूथ मसल है, ये वाला स्मूथ मसल, ये ऑलवेज यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था स्केलेटल मसल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। जबकि स्मूथ मसल कैसा होता है, स्पाइंडल शेप होता है। कैसा होता है, ये आपने याद रखना है कि स्मूथ मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्पाइंडल शेप होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कार्डियक मसल का मेशवर्क लाइक होता है। कैसा होता है, मेशवर्क, ताकि स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो, मेशवर्क लाइक। या इसको हम कहते हैं कि ये सिलेंड्रिकल भी होता है और ब्रांच्ड भी होता है। मैंने आपको जो स्केलेटल मसल बताया था वो सिलेंड्रिकल तो था लेकिन ब्रांच्ड नहीं था, ये ब्रांच्ड होता है। स्पाइंडल शेप, इसके मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा नजर आता है। ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होता है हमें। ठीक है। ये हमें कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। ये हमें कैसा नजर आ रहा है, एक तो स्पाइंडल शेप नजर आ रहा है, और दूसरा कैसा नजर आ रहा है, दूसरा कैसे नजर आ रहा है हमें, इसको, हाँ ठीक है। तो कैसा नजर आ रहा है हमें, ये यूनिन्यूक्लिएटेड और स्पाइंडल शेप नजर आ रहा है। ठीक है। जबकि हमारा जो कार्डियक मसल है वो मेसवर्क, सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड नजर आता है। मैं ना इधर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, इसके अंदर काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है। चलें।
ठीक है, चलें। देखें, ये हमारे पास क्या है, इस कार्डियक मसल के सेल होते हैं, ऐसे करके अटैच होते हैं। भाई देखो, कार्डियक मसल जो होता है ना, ये इसके काफ़ी सेल होते हैं, जो क्या होते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। काफ़ी सेल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, बाइन्यूक्लिएटेड, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड, ये बाइन्यूक्लिएटेड, ऐसे करके सेल होते हैं। और ये सेल अटैच होते हैं, इन्हें मैं इधर बताऊँ आपको। हाँ, ये देखें, ये जो है, ये सेल अटैच हैं, इन्हें बोलते हैं, किससे अटैच होते हैं, इंटरकेलेटेड डिस्क से। किससे अटैच होते हैं ये, इंटरकेलेटेड डिस्क से, जिसकी वजह से ना इसे सिंसिटियम का वर्ड यूज किया हुआ है बुक ने, तो आपने याद रख लेना है। सिंसिटियम, मैंने उधर बताया था मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन इधर भी सिंसिटियम का वर्ड यूज किया हुआ है, तो आपने याद रख लेना है। अब ये इंटरकेलेटेड डिस्क का काम क्या है, भाई देखो, इधर जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचे, एक सेल के पास क्या पहुंचे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचे, तो वो इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पूरे के पूरे सेल्स के अंदर वो क्या करते, फैला दे। वो कौन करवाता है, इंटरकेलेटेड डिस्क। इसका मकसद क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आसानी से स्प्रेड करवाना, आसानी से क्या करवाना, उसको फैलाना। ये आपने क्या करना है, याद रखना है। और इन्हें क्या कहते हैं, ये सेल जो जुड़े होते हैं, बुक क्या वर्ड यूज कर रही है कि जो कार्डियोमाइसेट्स हैं, माइसेट्स जो है, ये सेल जो है, कार्डियो मीन्स हार्ट के जो सेल हैं, वो इंटरकेलेटेड डिस्क या सिंसिटियम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स आराम से एक जगह से दूसरी जगह सेल्स के अंदर क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। ये बात आप याद रखनी है। और कार्डियक मसल के अंदर आपने और बात याद रखनी है कि कार्डियक मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा, क्योंकि कार्डियक मसल ने, हार्ट के मसल ने 24 घंटे काम करना होता है, तो इन्हें एटीपी की जरूरत है। जो 24 घंटे बंदा काम करता है, तो उसे अगर आप खाना ना देंगे तो वो काम करेगा क्या, तो इसे अगर एटीपी नहीं देंगे तो ये काम कैसे करेगा। और कार्डियक मसल एटीपी कैसे बनेंगे, जब ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड 24 घंटे आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो हार्ट के लिए क्या है, मसले होंगे, और इंसान क्या हो सकता है, अल्लाह ताला के पास जा सकता है, मर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास कार्डियक मसल के बारे में, और स्मूथ मसल के बारे में मैंने आपको चीजें बता दी, और स्केलेटल मसल के बारे में मैंने तो आपको पहले ही बता दी थी। अब देख लें कि कोई चीज इनके अंदर रह तो नहीं गई जो आपको बताने वाली हो। ठीक है, हाँ, काफी चीजें मैंने आपको इसके अंदर बता दी हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो रह गई हो। अगर रह गई होगी तो फिर वो हम आगे इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्डियक मसल के ऊपर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। हाँ, इसके अंदर ना एक चीज है, एक चीज बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखें इधर, भाई हमने पढ़ा कि इसके अंदर भाई एक फिलामेंट भी है एंड मायोसिन भी है। ठीक है, भाई इनके अंदर भी एक्टिन एंड मायोसिन है। ठीक है, एक्टिन के अंदर ना एक फिलामेंट होता है, एक मीन्स के कंपोनेंट था, सब यूनिट था, मीन्स के थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन, एक्टिन के साथ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, इसके अंदर ना ट्रोपोनिन मौजूद होता है। ठीक है, इसके अंदर ट्रोपोनिन मौजूद है, और कार्डियक मसल के अंदर भी ट्रोपोनिन क्या है, मौजूद है। लेकिन स्मूथ मसल के अंदर ट्रोपोनिन की जगह कालमोड्यूलिन मौजूद होता है। ट्रोपोनिन की जगह ट्रोपोनिन नहीं है, इसके अंदर ट्रोपोनिन नहीं है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, काल मॉड्यूलिन मौजूद होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी, ये टेस्ट वाला आपसे हो सकता है कि पूछ ले। तो ये बातें थी, तो इसके बाद हम आगे जो है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसको मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है।